हेलो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आपके साथ अपना पॉलिटिकल साइंस का अगला लेक्चर लेकर आ गए हैं एंड वेलकम टू द अनअकैडमी। बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो ई लर्निंग में कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे एनडीए को लेकर, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लिया है, वाइस प्रेसिडेंट कर लिया। उसके पहले अगर बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो हमारा यहाँ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आज हम लोग यहाँ बात करेंगे, ये आज हमारी बात होगी क्लास 12th। आज हमारा ये होगा क्लास 12th। हम इसमें प्रेसिडेंट के साथ सीधा सीधा गवर्नर को कंपेयर करेंगे। सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो टॉप पोस्ट है कहाँ, दैट इज़ आपका यूनियन में। जो हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ पर टॉप नॉच पोस्ट है, जबकि अगर हम गवर्नर के लिए बात कर रहे हैं तो वो टॉप पोस्ट है कहाँ पर, स्टेट में। तो इन दोनों के पास क्या क्या बेसिकली पावर्स हैं, कैसे कैसे ये पावर्स एक दूसरे के साथ मैचअप होती हैं, ये पूरा का पूरा आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम मयंक पाराशर है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द ट्यूटर्स एकेडमी। आप लोग मुझे मेरे नाम से, मयंक पाराशर के नाम से अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब प्लस कोर्सेज हम लोगों के यहाँ पर अवेलेबल होंगे अनअकैडमी पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, हमारे अपने लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर भी चलते हैं, वहाँ पर भी आकर आप देख सकते हैं, ताकि आप कम समय में अपना सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप पूरा कर सकें। ठीक है, जब हम एक एक करके अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा सिलेबस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डेटा को कंप्लीट करते हुए हम कंप्लीट कर लें। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उसको भी हमने सेगमेंट वाइज करने की कोशिश करी है ताकि हम लोग उसे एक बारी में पूरा कंप्लीट कर पाएँ। जब हम लोग इसमें आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो हमारे पहला आता है वो आता है गवर्नर। अब गवर्नर को हमने अभी बात करी थी प्रेसिडेंट से। अगर हमें प्रेसिडेंट से कंपेयर करना था तो गवर्नर बात कर रहा है स्टेट्स के लिए। किसके लिए बात कर रहा है? स्टेट्स के लिए। जबकि प्रेसिडेंट किसके लिए बात कर रहा है? यूनियंस के लिए। अब मोटा मोटा बात करें तो प्रेसिडेंट ओनली होगा, कोई एक पर्सन ही प्रेसिडेंट होगा, जबकि गवर्नर एवरी स्टेट का होगा। गॉट इट माय पॉइंट? कि गवर्नर हर एक स्टेट के अंदर एक एक जरूर होगा। गवर्नर का आर्टिकल्स या पार्ट जो है वो 6th में आता है। आर्टिकल्स 152 से 162, 152 से 162 आते हैं। तो अगर आप लोगों को देखें, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको ठीक कर देता हूं ताकि आगे ब्लर ना हो। ठीक, जब आप लोग इसको देखते हैं तो प्रेसिडेंट में भी हमने यही बात पढ़ी थी। तो प्रेसिडेंट के लिए हमने पार्ट जो देखा था वो 5th था। आर्टिकल की बात करें तो वहां 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल्स को हमने देखा था। मोटा मोटा देखें तो 72 तक ही हैं, बट 78 तक हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, जब आगे के लिए हम लोग इसमें बढ़ते हैं तो सबसे पहला काम जो हम लोगों का आता है वो है गवर्नर की पोस्ट में, कि जब हम किसी भी गवर्नर की पोस्ट को देखना शुरू करते हैं तो हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में गवर्नर या गवर्नर की पोस्ट काम कैसे कर रही है। तो आर्टिकल 153, लेकिन अभी सर आपने बताया कि आर्टिकल तो 152 से शुरू होता है। तो भाई जो ये पोस्ट है, ये आर्टिकल 152 में ही लिखी है। जैसे वहां आर्टिकल 52 में लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे आर्टिकल 152 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? जब 53 को पढ़ते हैं तो इसमें और आगे आता है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, बट जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें बट क्या,
सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एक आदमी जो अपॉइंट हुआ है एज एन गवर्नर, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट ले सकता है। इस बात का मतलब क्या आएगा? इस बात का मतलब सिंपली इतना आया कि जब हम किसी भी गवर्नर को देखेंगे तो वो लाइक मैंने कहा यूपी के हैं तो वो एमपी के भी हो सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ के भी हो सकते हैं, हो सकता है वो झारखंड के भी हो जाएं, हो सकता है वो बिहार के भी हो जाएं, एंड प्लस ETC हो सकता है एक ही आदमी हो जाए। बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है? सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट कहता है सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर वन और मोर स्टेट्स, और मोर में उसने कहीं पर भी ये नहीं बताया है कितनी स्टेट्स। तो आज हमारे यहां पर 28 स्टेट्स और प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हो सकता है कि क्या एक ही आदमी प्रैक्टिकल बेसिस पर सारी स्टेट और सारी यूटीज का गवर्नर हो जाए? तो भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो वन और मोर स्टेट्स लिखकर छोड़ दिया गया है। यहां कहीं भी यह बात मेंशन नहीं करी गई है कि वो मैक्सिमम कितनी स्टेट 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं बताया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी हैं एग्जीक्यूटिव्स, चाहे वो गवर्नर के हों, चीफ मिनिस्टर के हों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हों, एडवोकेट जनरल या हो, व्हाटसोएवर जो भी स्टेट्स में हैं, वो सीधा गवर्नर से ही बात करेंगे, सीधा गवर्नर की कंसर्न में ही काम करेंगे। जैसे याद करो, प्रेसिडेंट के अंदर सारी कंसर्न किसके पास थी? प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट के पास था कि प्रेसिडेंट वर्किंग एज द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑब्लिगेटरी था। जब हम गवर्नर के लिए बात करते हैं तो गवर्नर भी ऑलमोस्ट सेम ही फिनोमिना है, बट ये आंख नाक कान है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट में, जिसको अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा। जब आगे के लिए बढ़ते हैं इसी में, तो गवर्नर के लिए जब हम थोड़ा सा और देखना शुरू करते हैं तो इनका अपॉइंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट, मैंने अभी आपको बताया ही था, बाय अ वारंट। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लीगल प्रोसेस से जा रहे हैं, अंडर हिज हैंड एंड सील। ऐसा नहीं कि आज रामनाथ कोविंद साहब ने कहा कि मयंक पाराशर जी आपको आज फोन करके बता रहे हैं लॉकडाउन में उत्तराखंड का जाकर गवर्नर बनना है, तो मैं नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है। मुझे क्या चाहिए? वो वारंट चाहिए, वो बेसिकली उनका लिखा हुआ लेटर चाहिए जिस पर उन्होंने ये बात मेंशन करी हो, उनकी सील हो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है और उनके साइन हो, तभी ऐसा हो सकता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट यहां ये बात थी कि जब भी कभी नई गवर्नमेंट आती है, जैसे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल यहां कोट कर सकता हूं कि न्यू गवर्नमेंट के लिए बात करें तो 2014 में बीजेपी का आया था, तो उस समय पर ऑल स्टेट्स एज वेल एज यूटीज के भी सारे के सारे जितने भी गवर्नर्स थे सब चेंज किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्वेश्चन आता है, उसको चेंज करने का सिर्फ एक लॉजिक था कि जो भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नाम लिख कर देंगे, वही बंदा वही रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट के
अपॉइंटमेंट पर या प्रेसिडेंट के कहने पर गवर्नर बन सकता है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके रिप्लाई वहां पर करूंगा। आगे के लिए जब हम इसी में बात करते हैं तो गवर्नर के अंदर ही एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन अ वे ही इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं अपनी क्लासेस में भी कि ये आंख और कान है, इसे नाक भी अगर आप बोलें तो बोल सकते हैं। क्यों? सूंघकर, देखकर या सुनकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर या अगेंस्ट की कोई बात स्टेट में हो रही है तो इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो पहुंच जाती है, जो कि गवर्नर बेसिकली एक पोस्ट है और वो यही काम आज इंडिया में कर रही है। बट एक इंपॉर्टेंट, एज हॉल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट 1979, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंटर गवर्नमेंट। देखा कितनी चालाकी, ये आंख नाक कान किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब क्वेश्चन आया क्यों सर? उसका रीजन कि ये एम्प्लॉय एज पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अकॉर्डिंग 1979 से स्टेट के हैं। यही लिखा है, इट इज एन independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the central government। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर का जो एक ऑफिस है, गवर्नर की जो एक पोस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बट उससे पहले अगर ध्यान से देखें तो नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो ऑलरेडी हैं। इसका मतलब क्या है? स्टेट के वो हेड बन गए लाइक प्रेसिडेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है। बट क्योंकि अपॉइंटी सेंटर ने किए हैं तो वो बात भी किसकी मानेंगे, काम भी किसके लिए करेंगे? सेंटर के लिए एज वेल एज स्टेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब गवर्नर के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाता है तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 157 आता है, जहां क्वालिफिकेशन है। देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट भी सेम थे, सिटीजन के साथ उनकी 35 ईयर एज होनी चाहिए, वो भी सेम था। बट एक इंपॉर्टेंट है यहां पर बात, मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वहां पर क्या था? जब हम इसे प्रेसिडेंट से देखेंगे, प्रेसिडेंट से अगर देखते हैं तो प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा के इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी उनकी होनी रिक्वायर्ड थी। यस और नो? ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। आगे, मस्ट पास द क्वालिफिकेशन। अब किस तरह की क्वालिफिकेशन? अ मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। क्वालिफाई करें एक स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके मेंबर हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई। लास्ट, कोई भी होल्ड नहीं कर सकते क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को तो हम इतनी बार अब कर चुके हैं कि शायद बार बार पढ़ने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली बात आती है, जब हम गवर्नर के लिए फिर से बात कर रहे हैं और अब की बार आर्टिकल 155 में बात कर रहे हैं कि रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट। तो भाई हमने अभी पढ़ा था, इनका अपॉइंटमेंट कर कौन रहा है? राष्ट्रपति। किसके सजेशन पे कर रहा है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट 1979 में क्या कह रहा है कि इसकी सैलरी स्टेट से आएगी, द पोस्ट ऑफ गवर्नर की सैलरी स्टेट से आएगी। एंड क्या कह रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में कहीं से नहीं आता है। यही बात पढ़ी। तो अब आगे पढ़ते हैं। ए प्रेसिडेंट कंसल्ट अ चीफ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट है, फॉर कंसर्न द स्टेट while appointing a governor in order to ensure the smooth functioning
द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। जो भी सीएम वहां के हैं उनसे एक बार कंसल्ट किया जाता है। बट जो एक ये वर्ड लिखा हुआ है ना बेटा जी, कंसल्ट, जो आप लोगों ने भी यहां पढ़ लिया है, कंसल्ट्स, कंसल्ट का मतलब केवल यहां सुझाव है। सुझाव का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसे माने या ना माने वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर सीएम कहें कि इस बंदे को आप मत भेजिए हमारे यहां गवर्नर बना के, तो ऐसी कोई भी बाउंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री पर नहीं है। एग्जाम्पल, अरविंद केजरीवाल का तो एलजी के साथ रेगुलर क्लैश रहता है, तो इस हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल एलजी को हटवा सकते हैं क्योंकि वो वहां के सीएम है, और केजरीवाल सीएम रहते हुए एलजी को तो हटा सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? बट नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जस्ट एडवाइजरी है, सुझाव है। आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू एडवाइज अवॉइड बाइज्ड सिस्टम, पक्षपात को अगर हटाया जाए, द गवर्नर इन द फॉर्म द ऑर्डर ऑफ द स्टेट। बेसिकली यहां जो बंदा भेजा जाता है, देखो इसको ऐसे समझो कि जो भी आपका गवर्नर है वो ऐसा बंदा हो जो एमपी नहीं हो, वो कहीं एमएलए नहीं हो, एमएलसी नहीं हो। एसएच बात करें तो पॉलिटिकल उसका जो भी कैरियर है वो जस्ट खत्म हो रहा हो, या एक अनडिस्प्यूटेड अविवादित, ये वर्ड एक आता है इसके लिए, अनडिस्प्यूटेड बंदा हो, अविवादित बंदा हो, जिसके करेक्टर पे, वर्किंग पे कभी कोई डिस्प्यूट्स ना रहे हों, उस तरीके के बंदे को यहां बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे के लिए जब इसी में थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें एक चीज और समझ में आती है कि जब हम गवर्नर की पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो उसका टर्म, ऑफिस एज एन गवर्नर क्या होगा। तो इंडिया में देखो ध्यान से, यूजुअल टर्म है कितना, हर एक जगह 5 साल है, लेकिन ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके काम करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट के कहने पर इन्हें 5 साल से ज्यादा भी रखा जा सकता है। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि वंस कंप्लीटिंग 5 इयर्स इमीडिएट गवर्नर को हटाना होगा। बट नॉर्मली इनका टेन्योर जो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितना है, 5 इयर्स। आगे बढ़ते हैं। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिएबल। बेसिक याद करो, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने एक बात करी थी कि प्रेसिडेंट के किसी भी काम को, प्रियम्बल को पढ़ा था तब भी हमने देखा था प्रियम्बल की किसी बात को हम कभी भी कहां नहीं ले जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते या किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो जस्टिएबल नहीं है। सेम वे गवर्नर बीइंग एन पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिएबल, कि आप किसी गवर्नर के ऊपर जाकर ऐसे कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के ऊपर जाकर कोई भी केस डायरेक्टली कोई भी आदमी नहीं कर सकता है जो उस समय प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। आगे के लिए बढ़ते हैं। The governor has no security of tenure, no fixed term of office। क्यों सिक्योरिटी क्यों नहीं है? गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होगी, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी, इमीडिएट नई गवर्नमेंट अपने गवर्नर्स लाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनका राइट भी है।
एग्जाम्पल 2014 में शीला दीक्षित जॉब नहीं रही हैं, उनको केरला का गवर्नर बनाया गया था। बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, जैसे ही चीजें सारी चेंज हुई, इमीडिएट बेसिस पर हुआ क्या? इमीडिएट बेसिस पर हुई 3 बातें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, उन्हें गवर्नर की पोस्ट हटाया गया, लेटर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिया गया था, नॉर्थ ईस्ट से भी उन्हें हटाया गया। एंड जब उनको हटाने को लेकर कोई डिस्प्यूट हुए, जब उनके हटाने को लेकर कोई प्रॉब्लम आई, तो वहां पर क्लियर कट ये बात कही गई कि एक्चुअली में उनका हटना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो जिसको चाहे उसको गवर्नर बनाए और जिसको ना चाहे उसको गवर्नर ना बनाए। तो ये एक उस समय पर उपजा हुआ एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा। क्लियर हुई बात? चलें थोड़ा सा और आगे। जैसे इसमें और थोड़ी सी आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमें और छोटी छोटी सी चीजें बहुत सारी दिखाई देंगी। देखो, इसे थोड़ा सही कर देते हैं। यस, क्या अब जैसे टर्म ऑफ ऑफिस में ही जो 56 में है, ही मे बी रिमूव्ड बाय, इनको रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। दैट मीन्स इनके रिमूवल में कोई भी जो रोल है, मैं लिख देता हूं, नो रोल ऑफ किसका? लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट्स लेजिस्लेचर, किसी का भी कोई रोल नहीं होता, इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया जाता है। आगे बात करते हैं। ही कैन बी आस्क्ड टू कंटिन्यू, कब तक? For more time until his successor take charge, and the president may transfer a governor appointed to one state to the another rest of the terms। अब चेक करो, क्या प्रेसिडेंट कभी ट्रांसफरेबल पोस्ट है? नहीं है। लेकिन गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट जैसे अपना टेन्योर पूरा करेंगे, उन्हें इमीडिएट हटना होगा। जबकि अगर बात करें गवर्नर को, तो टेन्योर पूरा होने के बाद भी जैसे लाइक वाइस प्रेसिडेंट तब तक काम करते रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर आके चार्ज ना ले ले, वैसे ही हमारे गवर्नर भी तब तक काम करते रहते हैं जब तक उनका सक्सेसर आके चार्ज ना ले ले। आगे लिखा हुआ है फर्दर, अ गवर्नर whose term is expired may be reappointed in the same state or any other state। That means ये कहीं मेंशन नहीं है कि अगर किसी का टर्म एक्सपायर्ड हो गया तो वो उस स्टेट या दूसरी स्टेट में दोबारा बनेगा या नहीं, तो उसको बनाया जा सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन कहीं पर भी नहीं दी गई है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों तीनों पॉइंट, इंपॉर्टेंट है गवर्नर के लिए। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है। आगे बात करते हैं लास्ट, कैन गिव हिज रेजिग्नेशन, किसको देगा? तो ये आता है कैन रिमूव्ड और कैन बी रिमूव्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। दैट मीन्स जब भी हम कभी भी रिमूवल की बात करेंगे, गवर्नर के रेजिग्नेशन की बात करेंगे, तो उसमें हर एक अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। स्टेट लेजिस्लेचर या वहां की किसी हाई कोर्ट का कोई रोल वहां नहीं होगा। यही बात मैंने यहां लिखी है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड अ हाई कोर्ट हैज नो रोल इन द रिमूवल ऑफ गवर्नर। अभी ध्यान से देखो, ये बात हमने यहां भी पढ़ी थी, नो रोल ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, और यही बात हमारे पास यहां पर भी है। आगे के लिए बढ़ें तो जैसे ही आगे के लिए हम बढ़ेंगे तो अगली आएगी ओथ, शपथ। इनको शपथ कौन दिलाएगा? अब यहां इंपॉर्टेंट है, क्या चीफ जस्टिस ही आएंगे? जैसे प्रेसिडेंट के लिए कौन आते थे? चीफ जस्टिस। बट क्वेश्चन आएगा कहां के? कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट के। प्रेसिडेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से आते थे, जबकि गवर्नर के लिए बात करेंगे तो चीफ जस्टिस आएंगे लेकिन उसी स्टेट के
इन एनी केस वो नहीं है, वो एब्सेंस है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज उस कोर्ट में होंगे वो आएंगे। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि सीनियरिटी किस बिहाफ पर है, किसी जज की सीनियरिटी किस बिहाफ पर होती है। तो जो ये सीनियर मोस्ट फ्रेजल वर्ब यूज होती है ये उनकी वर्क एक्सपीरियंस पर होती है, ना कि नॉट ऑन एज। ये याद रखिएगा कि सीनियरिटी ऑलवेज कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, नॉट ऑन द एजेस। आगे के लिए बढ़ें, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे के लिए बढ़ते हैं। एनी कंटिजेंसी के लिए अगर बात कर ले तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हैज State High Court may be appointed temporarily to discharge the functioning of the governor of the state। आप याद करो, जब हम प्रेसिडेंट की बात करते थे और इन एनी केस प्रेसिडेंट वहां नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट आते थे, वाइस नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, अगर सपोज वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। तो यहां क्योंकि वाइस गवर्नर नाम की कोई पोस्ट नहीं है तो इन एनी केस अगर ये नहीं होंगे तो इनको रिप्लेस कौन करेगा इस कंडीशन पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट वो नहीं है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज वहां अवेलेबल होंगे वो कंसर्न करेंगे। आगे के लिए थोड़ा सा बढ़ते हैं। जब हम सैलरी के लिए बात करते हैं तो सैलरी में 3.5 लाख रुपया इनको मिल रहा है। क्वेश्चन ये आता है क्या ये 3.5 लाख रुपया सर अगर ये 2 स्टेट के हो गए तो क्या इन्हें 7 लाख रुपया मिलेगा? सर अगर ये 3 स्टेट्स के हो गए तो क्या इन लोगों को भाई 3 9 10 10.5 लाख रुपया मिलेगा? सर 4 के हो गए, इस हिसाब से तो एक ही आदमी कहेगा मुझे 28 स्टेट का गवर्नर बना दो और 8 स्टेट का मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी पोस्ट है। तो ऐसा नहीं है भाई, ये बात आप लोगों की गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? कि अगर कोई भी गवर्नर है, अगर कोई भी गवर्नर है तो उसका अगर वो 1 स्टेट का है तो इतना अमाउंट आएगा, 2 स्टेट का है तो भी इतना ही आएगा और 3 स्टेट का है तो भी इतना आएगा, बशर्ते कि वो स्टेट्स के बीच साइमल्टेनियसली एज पर पॉपुलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस डिवाइड कर दिया जाता है और ये पूरा का पूरा काम डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में होता है। तो यहां ध्यान से समझ लीजिए कि ये 1 स्टेट का गवर्नर हो, 2 का हो या 3 का हो, सैलरी से 3.5 लाख ही मिलनी है। ऐसा नहीं है कि इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगली बात, एज पर मंथ ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ दैट स्टेट। जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे तो उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही थी, जिसमें कहा गया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलने वाला कोई भी पैसा बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के नहीं निकल सकता। और शायद उन्हीं चीजों को हमने मनी बिल या अदर्स में देखा था थोड़ा। सेम वे यहां पर है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट है, उस स्टेट का जो अपना फंड है उसका पूरी साइनिंग अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नर के पास होती है और बिना गवर्नर की मर्जी के वो नहीं निकल सकता एट एनी कॉस्ट, कोई नहीं निकाल सकता। गॉट इट माय पॉइंट? आगे के लिए बात करते हैं। इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन the same person is appointed as the governor 2 or more states, the emolument and the announces payable to him shall allotted among the state in such proportion determined by the प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक ही बंदा 2 या 3 जगह डिफरेंट का गवर्नर है तो उसकी सैलरी कितनी आएगी? सेम आएगी। और वो डिटरमाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चे, लेकिन ये वो बातें हैं जो रेगुलर बेसिस पर आपके एग्जाम्स में आ रही हैं और एनडीए में पूछी जाती हैं।
एनडीए को क्रैक करने का सबसे सिंपल तरीका है अपने अंदर वो भूख बढ़ाओ कि वो बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस कौन से हैं जो दूसरी पोस्ट पर कुछ ही और तरीके से लग रहे हैं और यहां पर किसी और तरीके से। जैसे जैसे ये भूख आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी तो आपकी नॉलेज अपने आप क्लैरिटी में आती चली जाएगी। आगे के लिए बढ़ते हैं। जब हम पावर्स के लिए बात करते हैं तो गवर्नर एज एन मैंने कहा एक्ट करता है प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में है तो गवर्नर सॉर्ट ऑफ फॉर्म उसकी स्टेट में है। तो यहां पर देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव पावर हमारे सामने है। तो सेंटर गवर्नमेंट के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं सारे कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से स्टेट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कौन करेगा? उनको करेगा आप लोगों का स्टेट का गवर्नर। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सीएम हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, चेयरमैन मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकते हैं, एडवोकेट जनरल हर एक स्टेट अपना रखता है, इलेक्शन कमीशन स्टेट के पास जब काम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो पूरी तरह से ये किसके अंडर में काम कर रहा है? एग्जीक्यूटिव गवर्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सारा काम प्रेसिडेंट के अंडर में है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में वो सारा काम गवर्नर के अंडर में है। आगे के लिए बढ़ते हैं। अगली पावर इसमें आती है आप लोगों की, दैट इज फाइनेंशियल पावर। अब क्वेश्चन आता है जी फाइनेंशियल पावर कैसे है? भाई साहब सारी की सारी चीजें सेंटर में किसके पास थी? प्रेसिडेंट, चाहे बजट या कुछ, तो यहां भी किसके पास होंगी? गवर्नर। ऑल बिल कैन इंट्रोड्यूस ऑन हिज रिकमेंडेशन ओनली। तो चेक कर लीजिए जो भी मनी बिल था, जो भी मनी बिल था, अब अगर वो यूनियन पे है तो उस पर साइन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। हाँ या ना? अगर वो स्टेट के पास है तो उस पर साइन कौन करेंगे? दैट इज गवर्नर। यस और नो? ये प्लस नहीं है, कोई गलती से इसे प्लस नहीं समझ लेना, एरो है। हाँ या ना? तो वही है कि मनी बिल अगर स्टेट का कोई आएगा तो गवर्नर की रिकमेंडेशन से, और अगर मनी बिल यूनियन में आएगा तो प्रेसिडेंट की मर्जी से। अब इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, ये मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। स्टेट में कौन करेगा? भाई स्टेट में इसे डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेट्स बाइकैमरल हाउसेस नहीं होते। नॉर्मली स्टेट्स के पास एक एक ही हाउस होता है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स। वो जैसे आगे आएंगी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो ये आपकी यहां पर आया प्रेसिडेंट के साथ। अगली बात अगर इसी में करते हैं तो अगला आ जाता है आपका लेजिस्लेटिव पावर। तो भाई सम्मन हमने कहा था बुलाना, प्रोरोगिव का मतलब था उसको रोकना, स्थगित करना, डिसॉल्व करना हमने पढ़ा था, वहां वो लोकसभा को कर सकते थे, यहां ये किसको कर सकते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको बोला जाता है दैट इज विधान सभा, जिसको क्या बोल सकते हैं? विधान सभा। फर्स्ट लेक्चर वो भी ले रहे थे तो ये भी लेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, प्रेसिडेंट भी फर्स्ट लेक्चर लेते थे आफ्टर जनरल इलेक्शन, ये भी लेंगे। और हर साल का भी पहला सेशन, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू सेशन, प्रेसिडेंट भी लेते थे तो ये भी एक सेशन लेंगे। ये इनकी पावर आ गई। अब अगला आ जाता है सेंड मैसेज टू द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन अ बिल पेंडिंग बिफोर इट। तो प्रेसिडेंट भी भेज सकते हैं भाई, कोई भी बिल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज प्रेसिडेंट क्या कॉल करते थे? ज्वाइंट सिटिंग की, इसे पास करो या लैप्स करो। यस और नो? तो वो यहां पर भी पावर है। अगला आ जाता है 1/6 मेंबर्स अपॉइंट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आप विधान परिषद के नाम से भी बोल सकते हैं, हर स्टेट में तो है नहीं, तो जिस स्टेट में होगा उसमें नॉमिनेट करेंगे। जैसे वहां पर 12 बंदे राज्यसभा में प्रेसिडेंट भेजते थे। अब क्वेश्चन आता है कि सर पहले एक एक एंग्लो इंडियन हर स्टेट में गवर्नर और सेंटर में लोकसभा में 2 प्रेसिडेंट करते थे। भाई वो अब नहीं है, 104th अमेंडमेंट एक्ट से उसको हटा दिया गया है। कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का बंदा नाइदर सेंट्रल लेवल नॉर स्टेट लेवल पर अपॉइंट नहीं होता। अब कोई उनका नॉमिनेशन नहीं है। चलें आगे। जब इसके बाद हम लोग इन्हीं की और लेजिस्लेटिव पावर्स ही देखते हैं तो इंपॉर्टेंट आता है मेकिंग लॉज, दोदा ऑर्डिनेंस। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो हमारे पास ये
लो था आपका 123, यहां पर ये लो आ जाएगा 213। आर्टिकल 213 के अंडर में प्रेसिडेंट किसी भी बिल को सरकार के कहने पर 6 महीने के लिए, सॉरी पहले सेंटर की बात कर लेते हैं, दोनों चीजें मिक्स हो गई थोड़ा सा, पहले सेंटर की बात करते हैं। आर्टिकल 123 123 के अंदर प्रेसिडेंट किसी भी बिल को 6 महीने के लिए एज एन कानून पास कर सकते हैं, 2 ऑर्डिनेंस। सेम वे गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर आर्टिकल 213 के अंडर में किसी भी बिल को एज एन एक्ट बना सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, फॉर मैक्सिमम टाइम ऑफ 6 मंथ। टाइम उतना ही है, 6 महीने के अंदर या तो उसे लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा, अगर लेजिस्लेचर से वो पास नहीं करा पाते हैं तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। ये सिंपल सा था। गिव द एसेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट भी ऐसे ही करते थे, बिकम अ लॉ। गवर्नर हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स, तो याद करो प्रेसिडेंट पे भी तो 3 ही थे बिफोर हिम विद रिस्पेक्ट टू अ बिल। पहला गिव द एसेंट, साइन कर दें। दूसरा रिटर्न इट ओनली वंस, प्रेसिडेंट पे भी यही था, बट तीसरा पेन बदल देता हूं, रिजर्व द बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो बिल को रिजर्व कर लें? तो आंसर था नो। वहां वो पॉकेट विटो यूज किया करते थे कि ये नहीं लिखा था कि इमीडिएट पास करना है, समय लेकर आप पास कर सकते थे। समझ आई कुछ बात? तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो यहां ये वाला पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। जितने मर्जी उतने स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिजर्व कर लेते हैं बिल को, किसके लिए? कि मुझे लगता है प्रेसिडेंट से मुझे इसमें बात करनी चाहिए और प्रेसिडेंट जो भी ओपिनियन देंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आगे कर दूंगा। जबकि प्रेसिडेंट की ये पावर नहीं है कि उनके पास आया हुआ कोई भी बिल वो और कहीं सेंड कर पाए, क्योंकि ही इज द टॉप नॉच पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे के लिए बात कर लेते हैं जुडिशियल पावर्स में। आर्टिकल 161 में आती हैं, प्रेसिडेंट कंसल्ट गवर्नर व्हाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पावर है। अपॉइंट जजेस ऑफ द कोर्ट बिलो हाई कोर्ट कैन ग्रांट pardon, reprieve, remission in the punishment for the offense against the state law। इंपॉर्टेंट है ये, against the state law, but he cannot grant pardon। ये pardon में डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने यह बात कही थी कि जब संजय दत्त को सजा हुआ था कि वो क्यों महाराष्ट्र के गवर्नर के पास नहीं गए, उन्हें वहां पर जाना चाहिए था, उनकी सजा कम हो जाती। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, संजय दत्त टाडा में अंदर गए थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट था, और गवर्नर उसमें उनकी सजा बिल्कुल माफ नहीं कर सकते थे। उनकी सजा को कम करने का केवल अधिकार जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही था। इसलिए संजय दत्त ने अपनी सजा टाइम वाइज थोड़ा थोड़ा गैप लेकर पूरी की। चलें आगे। आगे के लिए बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो 3 इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356 और 360, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। अगर मैं बात कर रहा हूं 356 जो स्टेट इमरजेंसी है, उसमें रिपोर्टेड टू द प्रेसिडेंट, क्या रिपोर्ट जाए कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग कॉन्स्टिट्यूशनली एंड रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल। अब चेक करो, जम्मू एंड कश्मीर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। जम्मू एंड कश्मीर के पास आर्टिकल 370 था। अब चेक करिएगा आप मेरी बात को, 370 आर्टिकल वहां से हटाने का तरीका क्या था कि उनकी लेजिस्लेचर खुद ये पास करके दे कि हम यहां से 370 हटाना चाह रहे हैं। क्या लगता था कि वहां की लेजिस्लेचर कभी भी लिखकर या कोई ऐसा बिल पास करके देगी? तो आंसर था नो, वो लेजिस्लेचर कभी भी पास करके नहीं देती वो बिल। अब यहां क्या हुआ, ध्यान से देखिए। यहां पर बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों में डिस्प्यूट्स हुए, वहां गवर्नमेंट गिर गई, और किसी के पास क्योंकि एटलीस्ट इतनी पावर नहीं थी जिससे कि वहां पर कोई नई गवर्नमेंट बनाई जाए, मेजॉरिटी नहीं थी। फाइनली वहां पर गवर्नर रूल इंपोज्ड हुआ
जब वो गवर्नर रूल वहां इंपोज्ड हुआ तो सारी पावर लेजिस्लेचर की किसके पास आ गई? गवर्नर के। गवर्नर ने 4 to 5 मंथ्स बहुत बढ़िया काम किया वहां, लेकिन गवर्नर किसके साथ काम करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। दैट मीन्स गवर्नर के पास आई हुई सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती थी, और यही सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से यूज करते हुए आप लोगों का आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता था जेएंडके को, उसे सस्पेंड कर दिया, एंड वहां का कोई भी बंदा उसके अगेंस्ट बात नहीं कर पाया कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि उस समय पर वहां का स्टेट लेजिस्लेचर अवेलेबल नहीं था। गॉट इट माय पॉइंट? तो गवर्नर के पास पावर थी, गवर्नर ने कर दिया। अगला, व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इन प्रोसेस he become the agent of the union government in the state। अगर ये एजेंट की तरह काम करेंगे तो he take over assign of the administration directly into on hands and rule of the state with the aid of civil सर्वेंट्स। जो भी ऑफिसर्स वहां हैं उनकी हेल्प से पूरा पूरा स्टेट को रन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बशर्ते इन्हें सिंपल तरीके से अगर पढ़ा जाए तो ये बहुत आसान टॉपिक है, और सिंपल तरीका ना लगाया जाए तो ये पल्ले नहीं पड़ता कि टॉपिक में हो क्या रहा था, चल कैसे रहा था टॉपिक। चलें आगे। आगे लिखा है पावर्स में ही अगर मैं एक्स्ट्रा और पावर देखूं, सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं स्टेट ऑडिटर जनरल की, वो सबसे पहले किस पे आएंगी? गवर्नर पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो किस पे आती थी? प्रेसिडेंट पर ही तो आती थी भाई। तो यहां तो कोई भी गलती नहीं है, जैसा प्रेसिडेंट पे वैसा यहां हो रहा है। टेबल द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चेक करो ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट भी किसके पास जाती थी? सीधा प्रेसिडेंट पे ही जा रही थी ना। तो ये भी बिल्कुल सेम रहा। एक्ट एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट्स यूनिवर्सिटी एंड अपॉइंट द वाइस चांसलर्स। ये अलग हो गया, इसे याद रखने वाली बात है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। क्यों एक्स्ट्रा हुआ ये पॉइंट? उसका सिर्फ रीजन एक है कि प्रेसिडेंट इंडिया के आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं है, जबकि गवर्नर उनकी स्टेट में आने वाली हर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, और अपने बिहाफ पर क्या करते हैं? वीसी अपॉइंट करते हैं। आप चेक कर लीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, उस स्टेट की जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, वहां पर वीसी काम कर रहे होंगे, चांसलर नहीं होंगे। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं। चलें आगे। आगे लिखा है कैन अपॉइंट एनी मेंबर एज द चीफ मिनिस्टर। किसी को भी बना सकते हैं, नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजॉरिटी। तो भाई आपने नायक मूवी देखी होगी, नायक अनिल कपूर की, एक दिन के लिए सीएम बन सकता है, वही यहां पर भी है। वो यही कंडीशन है कि अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो किसी भी आदमी से कह दिया जाता है हम आपको सीएम बना रहे हैं, लेकिन विद अ मिनिमम पीरियड ऑफ मिनिमम 14 डेज के अंदर या 13 डेज के अंदर आपको अपना बहुमत साबित करना होगा। 99% ये उस बंदे को चूज करते हैं जिसकी पार्टी के पास मैक्सिमम सीट्स होती हैं, जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को जीता होता है। बाकी हो कुछ भी सकता है, क्योंकि वो इनका अपना विवेक है। आगे लिखा है कैन रिफ्यूज टू साइन एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रिफ्यूज नहीं कर सकते, जबकि गवर्नर रिफ्यूज कर सकते हैं। क्या कहकर? मुझे यह लगता है कि यह स्टेट लेजिस्लेचर के मैटर से अलग बात है, और मैं पक्का इसमें प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना चाहूंगा। तो हमारे पास इस तरीके से जो एक पोस्ट आती है गवर्नर की, वो बिल्कुल सिमिलरिटी रखती है किसके साथ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। आप सभी लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को कंपेयर किया था, मैंने तब भी आप सभी लोगों को यह बात बताई थी
कि आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने उसका एक स्लाइड यहां पर भी बनाया है, अभी ये पूरा नहीं बनाया है, रीजन ये कल मैं आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर और इन्हीं के साथ हम वाइस प्रेसिडेंट पहले कर चुके हैं, तो याद करना कितना आसान हो जाता है। और तुरंत इसके बाद फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इसी तरह कंपैरेटिव वे में खत्म करेंगे। सेम वे हम लोग अपने लेजिस्लेचर को करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ेंगे। इसी तरह से एक कंपैरिजन करते हुए हम अपनी पावर्स को पूरी तरह से खत्म करेंगे। एंड फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी आप लोगों के पास एक क्लास से कंपैरिजन फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके एनडीए के लिए आ जाएगा। तो आज की क्लास में फ्रॉम माय साइड इतना ही था। अगली क्लास में फिर आपके साथ आऊंगा, फिर इस टॉपिक को कंपेयर करके समझाऊंगा, रिवीजन दूंगा एक पूरा का पूरा, एंड अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ जाएंगे। आपको अच्छा लगा हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा है आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हम लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हम लोगों को फॉलो करने के लिए आप मयंक पाराशर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। सेम वे मैथमेटिक्स के लिए चित्रा जीना, चित्रा एम पाराशर या चित्रा जीना के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय।